हर रोज हम कितनी खबरें, कितनी वीडियोस, कितनी रील्स देखते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि इसमें से कितना असली है और कितना एक सोचा समझा प्लान? तो जो सोशल मीडिया फीड हम स्क्रॉल करते हैं, क्या वो वाकई हमारी है या फिर उसे कोई और कहीं और से कंट्रोल कर रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। पब्लिक रिलेशंस के गॉडफादर माने जाने वाले एडवर्ड बर्नेज, उन्होंने पता है क्या कहा था? वो भी कोई 100 साल पहले, कि हमारी सोच, हमारी पसंद नापसंद सब कुछ ऐसे लोग तय करते हैं जिनका नाम तक हमने कभी नहीं सुना। आज की डिजिटल दुनिया में ये बात बिल्कुल सटीक लगती है ना? तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे खेल को समझेंगे। पहले देखेंगे कि वो अदृश्य हाथ कौन है जो सब कंट्रोल कर रहा है। फिर चलेंगे राजनीति के मैदान में। उसके बाद मीडिया और कहानियों की दुनिया में देखेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है। और आखिर में समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वो अदृश्य हाथ। देखिए, हम एक ऐसे दौर में हैं जहां इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है, और इसी बाढ़ में हमारी सोच को किसी भी दिशा में मोड़ना बहुत आसान हो गया है। एक आंकड़ा देखिए जो काफी चौंकाने वाला है। इंडिया में लिटरेसी रेट है 73%, मतलब इतने लोग पढ़ लिख सकते हैं। पर इंटरनेट लिटरेसी यानी इंटरनेट की सही समझ, वो सिर्फ 30% लोगों को है। ये जो बीच का गैप है ना, यही हमें ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ का सबसे आसान टारगेट बना देता है। और जब इतनी बड़ी आबादी वल्नरेबल हो तो इसका फायदा कौन उठाएगा? बिल्कुल, राजनीति। तो चलिए अब घुसते हैं राजनीति के खेल में और देखते हैं कि वहां हमारी सोच के साथ कैसे खेला जाता है। ये खेल कितना बड़ा है, इसका अंदाजा एक आंकड़े से लगाइए। साल 2020 के बिहार चुनाव में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने 9,500 लोगों की एक पूरी डिजिटल आर्मी, एक आईटी सेल तैयार की थी। और बात यही नहीं रुकती। उसी एक चुनाव के लिए 72,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए। सोचिए, 72,000। ये ग्रुप्स सीधे लोगों के फोन में, उनके घरों में अपनी बात पहुंचा रहे थे। तो ये पार्टियां करती क्या हैं? इनके कुछ आजमाए हुए तरीके हैं। पहला, असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर नेता की एक हीरो वाली इमेज बनाना। दूसरा, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करके इमोशंस को भड़काना। तीसरा, फेक न्यूज से आग लगाना, जैसा मुजफ्फरनगर दंगों में देखा गया था। और चौथा, लोगों के पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करके उन्हें सीधे सीधे टारगेट करना। इसका एक ताज़ा उदाहरण है सोनम वांगचुक का मामला। उनकी एक बात की आधी अधूरी क्लिप वायरल कर दी गई। उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे वो देश के खिलाफ बोल रहे हों, जबकि असल में वो तो किसी और की कही बात को कोट कर रहे थे। लेकिन कॉन्टेक्स्ट हटा दिया गया, सच छिपा दिया गया और एक पूरी की पूरी झूठी कहानी बना दी गई। अच्छा, राजनीति की बात हो गई। अब चलते हैं मीडिया की तरफ। देखते हैं कि जो लोग पावर में होते हैं वो खबरों की दुनिया को कैसे अपने हिसाब से चलाते हैं। तो मीडिया को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? पैसा। सीधी सी बात है, मीडिया की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है सरकारी एडवर्टाइजिंग से। और सरकारें इसी पैसे का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करती हैं, मीडिया पर दबाव बनाने के लिए, ताकि वो वही दिखाएं जो सरकार चाहती है। और इसका असर साफ दिखता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में साल 2002 में भारत की रैंक थी 80। 10 साल बाद 2012 में हम फिसलकर 131 पर पहुंच गए। और ये गिरावट किसी एक सरकार के समय में नहीं, बल्कि अलग-अलग सरकारों के दौर में हुई है। और ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम पीछे जाएं 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के टाइम में, तब भी 21 न्यूज़ चैनलों पर बैन लगा था। बड़े बड़े स्कैम्स की रिपोर्टिंग को दबाया गया था और पत्रकारों को मंत्रियों की आलोचना करने से साफ साफ मना किया गया था। और ये सिर्फ टीवी और अखबारों तक ही सीमित नहीं है। साल 2013 का एक डेटा देखिए, जहां जर्मनी ने फेसबुक से 84 और फ्रांस ने 80 पोस्ट हटाने को कहा, वहीं भारत ने 4700 से ज्यादा पोस्ट ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट भेजी। अंदाजा लगाइए आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश किस लेवल पर थी। तो चलिए अब राजनीति और न्यूज से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। हमें लगता है कि फिल्में और क्रिकेट सिर्फ मनोरंजन है, पर क्या वाकई ऐसा है? शायद नहीं। एक बड़ी मजेदार या कहूँ अजीब बात देखिए। किसी फिल्म में अगर कोई पाकिस्तानी एक्टर काम कर ले तो देशभक्ति के नाम पे खूब बवाल मचता है। लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान के बीच 3-3 क्रिकेट मैच होते हैं, तब वो सारा गुस्सा, सारा राष्ट्रवाद कहाँ चला जाता है? तो ये फर्क क्यों? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पैसा।
जहां क्रिकेट से करोड़ों का बिजनेस जुड़ा हो, वहां नैरेटिव बदल जाता है। ये दिखाता है कि पैसा किसी भी कहानी को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। अच्छा, एक सवाल सबको याद होगा, कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक मास्टर क्लास पीआर स्ट्रैटेजी थी। इस एक सवाल ने 2 साल तक फिल्म के लिए जबरदस्त माहौल बनाए रखा, लोगों की उत्सुकता को चरम पर रखा, और नतीजा, फिल्म जबरदस्त हिट हुई। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता। हॉलीवुड फिल्म टॉप गन जब रिलीज हुई, उसके बाद अमेरिकन नेवी में भर्तियां पता है कितनी बढ़ी? 500%। फिल्म के प्रोड्यूसर ने खुद इसे एक रिक्रूटमेंट टूल कहा था। मतलब एंटरटेनमेंट का इस्तेमाल सरकारें अपने मकसद पूरा करने के लिए भी करती हैं। तो अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, ये पूरा सिस्टम ग्लोबल लेवल पर कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन सी इंडस्ट्री है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ग्लोबल स्टडी कुछ हैरान करने वाली बातें बताती है। 81 देशों की सरकारें बाकायदा प्राइवेट पीआर कंपनियों को हायर करती हैं सोशल मीडिया पर लोगों की सोच बदलने के लिए। 90% देशों में फेक न्यूज़ फैलाना एक आम पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, और बॉट अकाउंट्स यानी नकली अकाउंट्स चलाने वाली कंपनियों पर $60 मिलियन से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और खतरनाक इंडस्ट्री बन चुकी है। तो आखिर में बस एक सवाल, जब हम सब ऑनलाइन अलग अलग विचारधाराओं के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, तो इस पूरी लड़ाई का असली फायदा किससे हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठे हैं और हम सब बस उनकी बिछाई हुई बिसात के मोहरे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।